हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया था कि केवीपीवाई के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है 1 आवर के अंदर रिवीजन करा दीजिए, तो आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है हम रिवीजन कर रहे हैं। तन्मय आप ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छे। सिद्धेश, श्रेयस, सभी बाकी जो है जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज क्या क्या कंटेंट 1 आवर के अंदर सारा का सारा चैप्टर हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो लिखना कम होगा और इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, फॉर्मूले ज़्यादा होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये वो डिवाइसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को हम इंटरचेंज करते हैं। तो जैसे मान ली हम यहां पे ले लें, ये देखिए इलेक्ट्रिकल, इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिक। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रिकल से केमिकल हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जब कोई केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्सन करते हैं, वो होता है गैल्वेनिक सेल, जहां से हम करंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंडक्टर्स क्या है, तो थोड़ा फास्ट भी क्लास रहेगा। कंडक्टर्स हमारे पास दो तरह से हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक, या फिर इसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ये हो जाएगा मेटेलिक कंडक्टर। अब देखिए, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन नाम है मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। वहां पे जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट हम नहीं यूज कर रहे हैं, वो एक मेटल और नॉन मेटल का कैटेगरी के अंदर जो है हमने उसको डिसाइड किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। तो यहां पे एग्जाम्पल हम ले लेंगे। मेटल्स तो आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है, लेकिन ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। भाई कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इसकी वजह से है। अब यदि मान लिया हम यहां पे सेकंड ले लें, यहां पे देखिए सेकंड, और ये जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू आयंस। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड मोल्टन कंडीशन में लेते हैं, याद कीजिए एस ब्लॉक में हमने मोल्टन NaCl लिया है सोडियम बनाने के लिए, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां जो कंडक्टिविटी है ड्यू टू आयंस है, Na+ और Cl- की वजह से। वेदांत, हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका रिकॉर्डेड होगा और ऐप के अंदर मैं डाल रहा हूं इसको। और ऐप के अंदर जो है यदि कोई स्टूडेंट चाहते हैं, देखिए ये आपका रिकॉर्डिंग नोट्स सारा जैसा आपका रेगुलर क्लास चलता है ना, वैसे ये है और ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। और मैं चाहूंगा कि आपके जो फ्रेंड हैं, यदि वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करें, तो वो ऐप के अंदर जाएं, फ्रीली वो वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपके क्लास के अंदर ये भी पूरा का पूरा जो है रिकॉर्डेड जैसा हर चैप्टर है वैसे ही रहेगा। और बहुत से मेरे YouTube चैनल पे जो हैं अनलिस्टेड वीडियोस हैं, जो अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन हैं। आप यदि बोलेंगे कि कौन सा चैप्टर का रिवीजन आपको चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि JEE एडवांस 2022 के लिए 21 के लिए जो बैच था, उसके अंदर काफ़ी कुछ हमने जो है रिवीजन किया था शार्दुल के बैच का। तो यदि वो जरूरत हो तो वो भी देंगे। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड होगा, ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होगा। तो ये ड्यू टू आयंस होंगे, और यहां पे एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का। एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। बिल्कुल क्लियर है। चलो, ये सिद्धेश आप भी ज्वाइन कर दिए, सिद्धेश, वेदांत, तन्मय तीनों आप जो आ चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो क्या होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट से हम केमिकल एनर्जी जो है, मतलब केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, और यहां से आपको हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी आपने ये चेंजेस लाए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए NaCl यदि आपने सॉलिड लिया है, और अब यहां पे हम इसको लिखते रहे मोल्टन।
क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से क्या बनता है कैथोड पे, क्या बनता है एनोड पे। तो कुछ एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे और मैक्सिमम ये आपके आ चुके हैं एग्जांपल्स। तो जैसे मोल्टन NaCl हमने लिया तो ये आयनाइज होगा, तो यहाँ से मिलेगा Na+ और ये हो जाएगा Cl-। हम एक्वस नहीं ले रहे हैं, मोल्टन ले रहे हैं। तो ये सॉलिड हमने लिया, उसको मेल्ट किया। अब ये Na+ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा Na और ये हो जाएगा एट कैथोड। और इसी तरह से Cl- है तो ये देगा हाफ Cl2 और ये हो जाएगा एट एनोड। मोल्टन है तो हमको याद रखना है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, भाई कितना कंसंट्रेशन है। फिर इसके बाद जो है मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया और ये केमिकल रिएक्शन हो गया कि हमें सोडियम कैथोड पे मिला और क्लोरीन जो है एनोड पे मिल गया। तो अब हम यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन। तो पहला हमने लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड हम लेंगे यहां पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। और ये सारे एग्जांपल जो है आपको रिमाइंड में कर रहा हूं। अब देखिए आप, यदि आप NaCl ले रहे हैं और NaCl आपने लिया है मोल्टन और यहां पे लिया आपने एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। अब मोल्टन से हमें क्या मिलेगा, ये देखिए Na एंड प्लस Cl2, ये हो जाएगा एट कैथोड एट एनोड। अब एक्वस सॉल्यूशन जब NaCl का लेते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट अलग अलग होता है। H2 जो है कैथोड पे जाता है, Cl2 एनोड पे जाता है एंड NaOH इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो आप देख रहे हैं ना, सेम वही NaCl लेकिन मोल्टन केस में अलग, इसलिए है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये एक्वस सॉल्यूशन याद कीजिए आप, नेल्सन सेल में आपने जो है NaOH बनाया था, वहां पे H2 Cl2 बना था। मोल्टन NaCl आपने डाउन्स प्रोसेस में लिया था, तो यहां पे उस प्रोसेस का नाम भी मैं डाल देता हूं। ये देखिए डाउन्स प्रोसेस था और ये जो है नेल्सन सेल प्रोसेस है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हम चेंज करें तब देखिए क्या होगा। NaCl आपने एक्वस लिया है एंड यहां पे हम ले रहे हैं मर्क्यूरी कैथोड प्रोसेस जो है, मर्क्यूरी कैथोड प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, कार्सनर केल्नर सेल। अब याद होगा यहां पे इंड्यूस्ड कैथोड होता है, जो आपने देखो कि आउटर कंपार्टमेंट में जो मर्क्यूरी था वो सोडियम एमलगम बनाता है। तो यहां पे एट कैथोड एट इंड्यूस्ड कैथोड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पे कैथोड पे जो है H2 मिलेगा, इंड्यूस्ड कैथोड पे सोडियम एमलगम मिलता है और एट एनोड जो है यहां से Cl2। तो आपने देखा ना, ये इंड्यूस्ड मर्क्यूरी जो है वहां पे इंड्यूस्ड कैथोड था, तो हम कैथोड यदि चेंज किए तो प्रोडक्ट चेंज हो गया। वही NaCl है, ब्राइन सॉल्यूशन ही है लेकिन इलेक्ट्रोड अलग अलग है। इसके बाद एक और हम यहां पे लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 और इसको, ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की चीज आ गया। जहां भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो इस चैप्टर के अंदर तो आ ही जाएगा। इक्विमोलर NH4 ट्वाइस SO4 एंड H2S, मतलब आधा आधा 50-50% है ये। अब यहां जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला कंसेप्ट है, याद कीजिए H2O2 वहां पे लेड कैथोड था और आइस बात हमने लिया था वहां पे H2O2, कैरोज, मार्सल्स, इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन किया था। तो चलिए अब देखते हैं यहां पे
सबसे पहले देखिए ये जो H2SO4 है, ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जो है, अब इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने H2SO4 लिया है तो इसका क्या होगा वो देखते हैं। H2SO4 से हमें मिलेगा H प्लस HSO4 माइनस, इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, ये ऐसा। अब देखिए ये H प्लस पॉजिटिव आयन है तो कहां जाएगा, नेगेटिव पे, तो ये हो जाएगा H2 और यहां पे लिखेंगे एट कैथोड, और यहां से हमें मिलेगा H2H2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये हो जाएगा एट एनोड। बिल्कुल क्लियर है। अब याद कीजिए यही H2H2O8 जब हम वाटर ले लेते हैं, यहां पे ये देखिए प्लस वाटर, तो ये हो जाता है H2SO4 प्लस H2SO5 और फिर ये H2SO5 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहां से बनता है H2SO4 प्लस H2O2। लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो देखिए H2 एट कैथोड है एंड H2H2O8 एट एनोड है, तो यहां पे हम लिख देंगे H2H2O8, ये है मार्शल्स एसिड जिसे पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और यहां पे H2SO5 ये है हमारा कैरोज एसिड। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमने देखा कि इलेक्ट्रोड चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि मान ली कोई सल्फेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, तो वो निगेटिव आयन क्या करेगा, तो यहां पे प्रेफरेंस हमें मिलता है। याद कीजिए नेल्सन सेल में भी हमने लिया था H प्लस एंड Na प्लस 2 पॉजिटिव आयंस थे और Cl माइनस OH माइनस आयन 2 निगेटिव आयंस थे, तो जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो सबसे पहले जो है डिपॉजिट होता है। उस पॉइंट को हम लिखेंगे, द आयन विथ लेस discharge potential is deposited first, अब जैसे मान लीजिए कि याद कीजिए यहां पे एक Na प्लस है एंड H प्लस है, ये दोनों एक साथ नेल्सन सेल एग्जाम्पल यहां पे हम ले रहे हैं नेल्सन सेल का। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं कि H प्लस का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल, यस बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन हो जाएगा कि बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट द प्रोडक्ट एट कैथोड, द प्रोडक्ट एट एनोड। अब समझ रहे मेरी बात, तो वहां पे जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब जैसे मान ली कि हमने लिखा कि इन एक्वस NaCl, इन एक्वस NaCl विच इज द प्रोडक्ट एट कैथोड, अब हमारे दिमाग में आएगा कि Na प्लस भी है, H प्लस भी है, तो हमें याद रखना होगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का कम है, ये सबसे पहले देता है। तो यहां पे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लेस देन Na प्लस, हेंस H2 इज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन जो है ना यहां पे इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है। अब जैसे H2SO4 जो हमने 50% लिया, तो उसमें ऑप्शंस पे भी रहेंगे कि एट एनोड जो है H2O2 है, H2SO5 है, H2H2O8 है, और तीनों भी रहेंगे कि तीनों हैं। तो आपको तो याद है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन निकला था वही हमारा जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन था H2H2O8, बाकी तो सब हाइड्रोलिसिस से मिला था। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्चार्ज पोटेंशियल। दो आयन यदि प्रेफरेंस यदि है तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिपॉजिट, तो आप याद कीजिए जो डिपॉजिट है वो हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वाला है। इसका जो है फेरेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, भाई आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, यहां पे कुछ चीजें डिस्प्लेस होंगी, कुछ डिपॉजिट होंगी और कुछ लिबरेट होंगी। भाई यदि मान लिए इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया और यदि मान लिए हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कर रहे हैं, यस ये आ रहा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल अभी आ रहा है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह भी गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होगा तो ये चीज अभी क्लियर हो जाएगा आज। तो अभी तो आपको याद रखना है कि H प्लस जो है, और यदि मान लिए कोई मेटल है तो H प्लस जो है सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। ये क्यों ऐसा होता है वो अभी जो है थोड़ी देर के अंदर जब हम लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब क्लियर होगा।
तो यहां पे देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म आ गया, डिस्चार्ज पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल अभी आने वाला है 10 मिनट के अंदर। अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब हम यदि मान लिया कि किसी रिफाइनिंग की बात करें, जैसे मान लिया हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि मेटल्स आर ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हम क्या करेंगे, कैथोड को प्योर कॉपर का बना देंगे और इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देंगे। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एनोड से कॉपर डिसॉल्व होना शुरू होगा। तो हम कहेंगे यहां से ये डिस्प्लेस हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और फिर वो आयन जो है फिर मेटल के फॉर्म में जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो आपने देखा कि एक जगह जो है कॉपर का थिकनेस जो है कम हो रहा है, क्योंकि एनोड यूज हो रहा है, और जो प्योर कॉपर है जिसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, हम कहेंगे इसका थिकनेस बढ़ रहा है। बिल्कुल क्लियर है ये। तो यहां पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इधर से डिस्प्लेस होकर इधर डिपॉजिट हो गया, और हो सकता है कोई गैस प्रोड्यूस हो तो गैस लिबरेट होगा। तो यहां पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस डिस्प्लेस कोई चीज होता है, डिकम्पोज होता है, डिपॉजिट होता है, या तो फिर लिबरेट होता है। तो भाई कितना होगा, भाई मैग्नीशियम मिला हमें, कितना मैग्नीशियम, कॉपर डिसॉल्व हुआ, कितना कॉपर डिसॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए हम लेते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो है कितना डिपॉजिट होगा, तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर के रिफाइनिंग का। तो यहां पे हम लेंगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में ही हम देखेंगे कि यहां पे एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और किस तरह से जो है ये वर्क करता है। ये देखिए हमने एक ऐसा जो है एक एनोड ले लिया, ये जो है, और यहां पे जो है हम एक कैथोड भी ले लेंगे, और ये हमने कैथोड लिया है, ये हो गया प्योर कॉपर, ताकि आप समझ सके ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। और यहां पे हम लेंगे इम्प्योर कॉपर, ये है इम्प्योर कॉपर, हमें इसको रिफाइन करना है। इसका मतलब जो है यहां से यहां डिपॉजिट होना चाहिए। तो अब यहां पे हम लेंगे, ये देखिए यहां से इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, बिल्कुल है। अब क्या होगा कि यहां से जो है ये कॉपर यहां पे आएगा। देखिए एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे एट एनोड। अब देखिए ये जो कॉपर था इसने बनाया Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये देखिए आप कॉपर +2। तो अब यहां पे हमारे पास कॉपर +2 यहां आ चुका है सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड को अब तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक चला गया। ये देखिए इसको हम कनेक्ट कर दिए ऐसा। अब ये कॉपर +2 जो है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, और निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो यहां पे नेक्स्ट हम लिखते हैं यहां पे एट कैथोड। अब ये जो कॉपर +2 हमारे पास अवेलेबल है इस सॉल्यूशन के अंदर, भाई कॉपर सल्फेट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, और इसके बाद ये फिर ये डिपॉजिट इधर हो जाएगा। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है कॉपर बनाया। अब देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीडेशन है, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिडक्शन है। तो हमने कितना करंट पास किया, कितने टाइम तक हमने ये पास किया, और कितना डिपॉजिट हुआ, ये सारा चीज हमें मिलेगा फैराडेज लॉ से। तो हमने यहां पे देखा है कि जितना ज्यादा करंट आप पास करेंगे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं, इसके 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि W = MIT डिवाइडेड बाय ZF। अब देखिए अब डिराइव करने का तो टाइम है नहीं, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और Q कितना होता है, IT होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो है कांस्टेंट वगैरह कैसे आता है ये तो डेरिवेशन में जो है आपको बताएंगे, अभी फिलहाल रिवाइज करना है। तो ये फर्स्ट लॉ का जो है फॉर्मूला है।
और यहां पे ही हमें मालूम चला कि जो वेट डिपॉजिट है वो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो W इज यहाँ पे IT, Q जो है वो IT है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। फिर इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये सारा चीज करने के बाद ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बताता हूं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। W वेट, अब ये वेट जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, डिस्प्लेस हो गया, लिबरेट होगा। इसके बाद M एटॉमिक वेट इफ मेटल, मॉलिक्यूलर वेट इफ गैस। अब जैसे मान लीजिए कि H2 निकल गया, तो H2 तो मॉलिक्यूलर है तो 2 लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप सोडियम लेंगे तो 23 लेना पड़ेगा क्योंकि वो एटम है। उसी तरह से क्लोरीन, एटॉमिक वेट तो 35.5 है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मिल रहा है, Cl2, तो आपको लेना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ 35.5, वो हो जाएगा 71। तो वही मैंने दिया कि M मॉलिक्यूलर वेट है इफ गैस और एटॉमिक वेट है इफ मेटल। I, अब ये जो है ना एम्पियरेज है, मतलब आपको मिल रहा है करंट स्ट्रेंथ, कितना एम्पियर आपने जो है फ्लो किया है इसके थ्रू। T जो है टाइम होता है, लेकिन ये सेकंड में होता है, तो यहां पे लिखते हैं टाइम इन सेकंड। अब Z का मतलब हो गया, जैसे कॉपर हमने लिया और कॉपर +2 उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो Z का मतलब हो गया 2। एटॉमिक नंबर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो ये जो है हम Z, यहां पे आप Z भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अब जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम कहीं डिपॉजिट हो रहा है, तो Al3+ चार्ज होता है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Z का वैल्यू हो जाएगा 3। H2 वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो हो गया Z। और F जो है वो है 96,500 कूलॉम, जिसको हम कहते हैं 1 फैराडे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 96,500 कूलॉम, जो है 1 फैराडे। ठीक है, लेकिन यहां पे हम जो है कूलॉम में ही लिखते हैं। जैसे टाइम सेकंड में होना चाहिए, यदि ये टाइम सेकंड में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए टाइम जो है सेकंड में ही चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, हमने कॉपर सल्फेट की इसमें जो है हमने देखा कि M क्या है, एटॉमिक वेट, कॉपर 63.5 हो गया। इसका I, मान लिया हमने 0.2 एम्पियर हमने करंट पास किया, तो I का वैल्यू हो गया। हमने 1 आवर तक पास किया तो 3600 सेकेंड हो गया। कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो आपको 2 लिखना है, और F तो फिक्स है 96,500 कूलॉम। तो जो वेट आएगा वो आ जाएगा ग्राम में, वेट इन ग्राम। तो ये फर्स्ट लॉ आपको बिल्कुल समझ में आया, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, और इस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन होगा वो तो साफ नजर आ रहा है, एक ही क्वांटिटी जो है अननोन होगा। ये बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए, अब यहां पे फर्स्ट लॉ हो गया, जब एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हों और सबको हम सीरीज में कनेक्ट करने, देखिए हम पैरेलल में नहीं कर रहे हैं, हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक ही बार बटन दबाएं, सब में जो करंट बिल्कुल जो है इक्वल पास हो। भाई पैरेलल होगा या फिर हम अलग अलग ले लेंगे, तो हो सकता है ह्यूमन एयर से जो है बटन दबाने में, प्रेस करने में टाइम लग जाए, तो सेकंड में भी फर्क आ गया तो आपका रिजल्ट अलग अलग होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, कहीं पे सिल्वर डिपॉजिट, कहीं कॉपर, कहीं एल्यूमिनियम, तो हम क्या करेंगे, इनको एक सीरीज कनेक्शन कर देंगे। जितना करंट पहले में पास हो उतना ही सेकंड थर्ड में भी पास होगा, तो वो होता है सेकंड लॉ। तो अब सेकंड लॉ हम देखते हैं, सेकेंड लॉ फैराडे में हम देखेंगे। अब यहां पे देखिए किस तरह से अरेंज होता है। जैसे मान लिए मैं यहां से 2 जो है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ले रहा हूं, और यहां पे हम ले लेंगे ये इस तरह से करके, और यहां पे भी हमारे पास जो है ये देखिए हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया कि इस तरह से जो है ये हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिए हमने ले लिया यहां पे, ये है कॉपर सल्फेट, और यहां पे हमने लिया AgNO3। ठीक है,
तो इसी तरह से अब यदि मान ली हम देखते हैं, ये जो है इम्प्योर कॉपर, ये हो जाएगा प्योर कॉपर। यहां से हम ले लेंगे इम्प्योर सिल्वर और इसको ले लेंगे हम प्योर सिल्वर। अब देखिए करंट तो पास हो ही रहा है इक्वली, और जब करंट इक्वली पास हो रहा है तब क्या होगा, I का वैल्यू सेम है, T का वैल्यू सेम है, इसका मतलब Q सेम है। तब यहां पे बताया जाता है कि जो प्रपोर्शन है W1 बाय W2 का, वो होता है इक्विवेलेंट वेट के प्रपोर्शन। कैसे ये आया, अभी बताइए। W इज इक्वल टू क्या है, MIT डिवाइडेड बाय ZF है। ये IT, ये क्या है, Q है। ये W1 हमने लिया तो ये M1 हो जाएगा। इसके बाद W2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 है। IT डिवाइडेड बाय ZF है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है F, ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है, मास डिवाइडेड बाय Z जो है ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो ये हो जाता है EIT डिवाइडेड बाय F, ये भी हो जाता है EIT डिवाइडेड बाय F, क्योंकि E जो है होता है इक्विवेलेंट वेट। आपको याद है ना कि जैसे ही आप कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इसके ऊपर चार्ज, तो E इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय Z। तो ये M डिवाइडेड बाय Z को हमने E लिख दिया, तो ये हो गया E1। ये जो है ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। जब आप कंपेयर करेंगे W1 बाय W2 तो भाई I और T जो है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो सीरीज के अंदर है, तो यहां पे E1 डिवाइडेड बाय E2 ऐसा आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये तो आपका वीडियोस वगैरह सारा आपका ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ तो हम लोग देख चुके थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कितना डिपॉजिट, डिस्प्लेस या लिबरेटेड होगा। अब यदि ऐसे जो हैं ढेर सारे सीरीज में हों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, एक में कॉपर डिपॉजिट होगा, एक में जो है सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो एट द सेम टाइम आपने जब करंट को कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट किया, तो इसका मतलब कि चार्ज जो है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सेम जो है पास हुआ है। अब जब चार्ज सेम पास हुआ तो इसके अंदर कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, इसके अंदर जो है सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, ये हमें जो है देखना है। तो अब ये देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज। कैल्शियम हम लेते हैं तो 40 एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2 चार्ज, तो 40 डिवाइडेड बाय 220। अब उसी तरह से एटॉमिक वेट डिवाइडेड M डिवाइडेड बाय Z जो है हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो यदि मैं M1 डिवाइडेड बाय Z1 ऐसा कर दूं, M2 डिवाइडेड बाय Z2, मतलब M बाय Z जो है इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो IT Q इज इक्वल टू IT होता है। हमें एक चीज ये मालूम है, Q इज इक्वल टू IT बाय एम्पियर इज इनटू टाइम, ये हो गया चार्ज कूलॉम के अंदर। तो ये जो है आपने सेम चार्ज पास किया है, तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे से आप जो है ना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐप के अंदर तो अवेलेबल रहेगा ही, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू MIT डिवाइडेड बाय ZF, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। तो ये जो है क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो आज मैं एक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं भेज देता हूं, या आपके पास तो बुक होगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है और वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। अब इसका उल्टा जो है, हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इन डिवाइसेस को कहते हैं हम गैल्वेनिक सेल। तो ये देखिए ये गैल्वेनिक सेल हो गया, और गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है कन्वर्सन क्या है वो लिखते हैं। यहां पे होगा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। आपके घर में जो ड्राई सेल है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बैटरी है, वॉचेस के अंदर जो लिथियम बैटरी है, ये सब वो डिवाइसेस है जहां पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिको केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिकल।
तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा और यहां से प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तीन ये चीजें क्या है। तो ये देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम इसको लिख देते हैं आरपी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए लिख देते हैं ओपी। तो जहां भी मैं आरपी लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्या होगा कि आपने लिया है कॉपर, याद कीजिए इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है या फिर कोई भी रिएक्शन है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कैसे, हमने एक इलेक्ट्रोड लिया और उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया, तो उनके बीच का जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कहीं पे यदि रिडक्शन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और जहां पे गेन हो रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे मान लिए हम ऐसे लेते हैं, ये देखिए Zn, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गया और Zn2+ आयन बना, तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी वैल्यू है उसको यहां पे लिख देंगे। लेकिन यदि रिएक्शन इसका ठीक उल्टा है, यदि मान लिए हम ले रहे हैं Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा है Zn, तो प्रोसेस हो गया रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और देखिए हमने इक्वेशन को उल्टा किया, तो यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये आता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यदि मान लिए हम इसको ऐसा लेते, इसको हम कोई वैल्यू एक डाल देते हैं, जैसे मान लिया हमने लिख दिया x, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -x। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यदि कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, वो डिसाइड होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से। अब बताइए, मेरा जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, यदि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो इन पोटेंशियल से हम कंपेयर करते हैं। अब यहां पे गैल्वेनिक सेल का एक डिजाइन बनाएंगे और देखेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या है। साल्ट ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आता है, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज, और ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। तो एक्चुअली ये होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड टू जो है गिव द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब यहां पे गैल्वेनिक सेल का जो है आपको डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको साल्ट ब्रिज बताऊंगा कि क्यों हमने लिया है यहां पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ये देखिए, यहां पे हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इस तरह से। अब यहां पे एक हमने गैल्वेनोमीटर डाल दिया। भाई कोई करंट प्रोड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये ऐसा। और हमने यहां पे ये मेटेलिक वायर डाल दिया, ये मेटेलिक वायर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे क्या क्या है। ये जो है हमारा जिंक है, ये भी जिंक ही है, और ये जो है हमने ले लिया है कॉपर। बिल्कुल क्लियर है ये। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड लेके, ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया। जिंक यहां पे हमने ले लिया है ZnSO4, और यहां से हमने ले लिया है
कॉपर सल्फेट। आपको गैल्वेनिक सेल का जो है फंक्शन भी समझ में आएगा और साल्ट ब्रिज क्या है उसका रोल भी समझ में आएगा, फिजिक्स में तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब ये देखिए जिंक जो है, अब देखिए मोर रिएक्टिव जो है जिंक है कॉपर से। ये कैसे डिसाइड होता है वो अभी रिडक्शन पोटेंशियल टर्म आएगा, इसके बाद आपको वैल्यूज से मालूम चलेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो मोर रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब क्या होगा यहां पे, ये देखिए Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ये Zn2+ बन गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे Zn2+ यहाँ से बन के सोल्यूशन के अंदर आ चुका है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पे रेडी हो गया। ये जो कॉपर +2 है अब क्या होगा कैथोड पे, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखना है कि सेल नोटेशन जो है, जो साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रोड का वो बिल्कुल अलग अलग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम ले रहे हैं, दोनों तरह का इलेक्ट्रोलिटिक भी ले रहे हैं और गैल्वेनिक भी। इलेक्ट्रोलिटिक में कहा जाता है कि भाई कैथोड जो है जिस इलेक्ट्रोड पे गया वो कैटायन हो गया और एनायन जिस इलेक्ट्रोड पे गया वो एनोड हो गया। एनायन से एनोड, कैटायन से कैथोड। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस का उल्टा है गैल्वेनिक, तो इसलिए यहां साइन कन्वेंशन भी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो एनोड जो होगा, ये देखिए आप यहां पे लिखेंगे एट, अब ये देखिए एनोड है ये, और एनोड यहां पे माइनस होगा। तो चलिए वहां पे पहले साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूं जहां पे हमने ये लिया है सेकेंड ला ये सब करके। तो यहां पे लिखेंगे कैथोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड निगेटिव। कैटायन जहां पे गया, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, कैटायन जहां पे गया वो हो गया कैथोड। एनोड पॉजिटिव, तो एनोड पॉजिटिव क्योंकि अब देखिए यहां पे एनायन जो है, एनायन कैसा होता है निगेटिव होता है, वो जाएगा पॉजिटिव के ऊपर, तो एनायन की वजह से ये एनोड। और कैटायन, कैटायन कैसा होता है वो कैथोड पे जा रहा है ना, कैटायन पॉजिटिव होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, वो हो जाएगा कैथोड। इसका बिल्कुल उल्टा होगा गैल्वेनिक सेल के अंदर, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए अब उसको देखते हैं हम लोग। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया था और इसके बाद यहाँ पे तो एट एनोड, एनोड जो है वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कैसा है निगेटिव। आज आप बैटरी ड्राई सेल घर में लीजिए और देखिए कि प्लस कहाँ पे है और माइनस कहाँ पे है, फिर हम कल बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये Zn2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लेंगे एट कैथोड, कैथोड, और कैथोड यहाँ पे कैसा होगा पॉजिटिव। तो ये कैथोड एनोड न देके वो पूछते हैं कि गैल्वेनिक सेल में ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ या निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ। तो ये जो है एट कैथोड हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए कॉपर +2 है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 है, तो यहाँ से कॉपर +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होता है कॉपर, और ये है रिडक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे जो है रिडक्शन हो रहा है। अब क्या हो गया, यदि कॉपर +2 यहां से चला गया, ये देखिए कॉपर +2 यहां चला गया, तो यहां पे क्या बच गया सल्फेट। तो मोर SO4 2- आयंस यहां पे एक्यूमुलेट हो गया और जिंक जो है ज्यादा आ गया यहां पे, तो Zn2+ यहां पे आयंस जो है मोर। अब बताइए पहले जब ZnSO4 था तो Zn+2 जितना था वो न्यूट्रलाइज हो गया था सल्फेट से। अब यहां पे एडिशनल इस जिंक से आ रहा है Zn+2। इस कॉपर प्लस सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कॉपर चला गया कैथोड के ऊपर, यहां पे बच गया सल्फेट, यहां पे बच गया Zn2+। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है खत्म हो गई। भाई एक जो सॉल्यूशन है वो हो गया पॉजिटिव और एक सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल की जगह हो गया ये निगेटिव। अब यहाँ पे करंट जो है बंद हो जाएगा, नो करंट विल बी ड्रॉन। तो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंटेन्ड, देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, तो अब जो है स्टॉप हो गया।
भाई रिएक्शन हमें स्टॉप तो नहीं, हमें तो स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये बताइए, जो आपने मेटेलिक वायर जो है यहाँ से कनेक्ट किया है, यहाँ से देखिए ये, इसको एक ही कलर लीजिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने मेटेलिक वायर लिया है, ठीक है। इस मेटेलिक वायर ने कहा कि भाई देखो, हम तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ फ्लो कर सकते हैं, ये Zn+2 और कॉपर+2 को हम कुछ नहीं कर सकते, सल्फेट को भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया कि हमें इस मेटेलिक वायर की जगह कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इन आयंस को न्यूट्रलाइज करे। तो उसके लिए ही हम लेते हैं साल्ट ब्रिज। तो अब देखते हैं कि साल्ट ब्रिज में हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए, यहां पे हम ले लेंगे, इस तरह से हम जो है यहां पे लिए। अब साल्ट ब्रिज को हम इस तरह से चेंज करेंगे। ये देखिए, ये ग्लास का एक यू ट्यूब बना होता है, और यहां पे ये जो है ना सेमी परमियल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। इसको हम कह रहे हैं साल्ट ब्रिज। ये क्या है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर ये देखिए, यहां से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है कि नहीं है ये मालूम चलेगा। ये इस तरह से, यहाँ पे वही जिंक हमने लिया है, यहाँ पे आपने ZnSO4 लिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, और ये हमारा कॉपर था। फर्क क्या हुआ कि पहले जो है मेटल वायर लिए थे, मेटल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए कुछ भी हम नहीं कर पाए। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स बने। पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल है और इन केमिकल का क्या फंक्शन है, ये जानना भी जरूरी है। तो ये साल्ट ब्रिज जो है क्या करेगा, इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं। तो यहाँ पे केमिकल्स इन साल्ट ब्रिज, अब यहाँ पे देखिए आप, अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा, ये सब जो है हम डालते हैं। और अगर जेल, ये जो है NH4Cl KCl जो है हमने मिक्स कर दिया जेल में। तो जेल है तो इसलिए वो नीचे जल्दी से गिरेगा नहीं, और ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे जो है ये रुक जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया यहां से सिर्फ आयंस जा सकते हैं, बाकी जो केमिकल नहीं जाएगा। अब ये बताइए मुझे, यदि आपने ये केमिकल लिया है और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट क्या हो गया है, Zn2+, और यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या हो गया है, सल्फेट आयन। तो ये Zn2+ पे क्या होगा, इसके जो है निगेटिव आयंस, चाहे NH4Cl हो चाहे KCl, जिससे भी हो, ये Cl आएंगे और Zn2+ को ZnCl2 में बना देंगे। तो जब ZnCl2 बन जाएगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। और उसी तरह से ये जो सल्फेट आयन है, तो इधर से अगर जेल से होते हुए इधर जो है या तो K+ चला जाएगा या तो NH4+ जाएगा, उसको भी जो है न्यूट्रल कर देगा। अब दोनों जो है एक साथ ही न्यूट्रल होना चाहिए। मालूम चलिए ये न्यूट्रल हो गया या तो भी प्लान ही कर रहा है, तो भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हो गया कि आयोनिक मोबिलिटी, ये टर्म पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, आयनिक मोबिलिटी जो है इन आयंस का इक्वल होगा। NH4+ Cl-, K+ Cl-, इनकी आयनिक मोबिलिटी इक्वल होगी। तो साल्ट ब्रिज का क्या रोल है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भाई वहां से आयन चले जा रहे हैं और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, आयंस जो है माइग्रेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, करंट हमको बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली मिल रहा है। तो यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि एक साथ जाएं और इसको न्यूट्रल करें। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे आयनिक मोबिलिटी, ये ऑप्शंस के अंदर आते हैं, आयनिक मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन
इज सेम, तो एक साथ जो है न्यूट्रल हो जाता है। ये बताइए, ये आयनिक मोबिलिटी समझ में आया कि नहीं? साल्ट ब्रिज का, साल्ट ब्रिज का जो है क्या फंक्शन है, ये बिल्कुल क्लियर हुआ। जब हम मेटल वायर लेते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि एक जो हाफ इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल है, वहां पे एक में पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो गया, एक में निगेटिव आयन ज़्यादा हो गया। उसको मेंटेन करने के लिए हम ये साल्ट ब्रिज लेते हैं। साल्ट ब्रिज में क्या होगा, NH4Cl, NH4NO3, KCl, ये सबको अगर अगर जेल होता है इसके अंदर हम कर देते हैं, और यहाँ से सिर्फ आयंस ही नीचे माइग्रेट होते हैं। और ये आयंस ऐसे होंगे, यदि पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया तो निगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा, निगेटिव आयन ज़्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह से जो है हम आयनिक मोबिलिटी देखते हैं, इनके बराबर होते हैं। इसके बाद जो है हमें देखना है कि आखिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हम यूज करने वाले हैं। जब इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तब उसके बाद आ जाएगा कि यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोड, और फिर EMF ऑफ द सेल, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स और भी जो है बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं। अब देखिए कोई ना कोई रेफरेंस, नहीं वो अलग हो गया, हाँ ये जेल अलग है, ये बिल्कुल अगर अगर जेल जो है ना, ये जेली जैसा जेल होता है, और उसके अंदर जो है फिर हम लोग जो है, तो इस जेल को बेस मान के कई चीजें हम जो डिसॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो है KCl, NH4Cl, NH4NO3 को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, जब हम कहते हैं कि कौन सा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि दो इलेक्ट्रोड दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कैथोड कौन सा होगा। यदि गैल्वेनिक सेल हमने बनाया तो कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल हम बोलते हैं कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो हो जाता है एनोड। लेकिन सवाल उठता है कि फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहां पे देखिए NHE और SHE, इसको हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हम कहते हैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE और H। अब ये क्या होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको आप देखिए। इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है हमें दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अब देखिए आप किस तरह से, एक बीकर होगा और इस बीकर के अंदर जो है HCl होता है, क्योंकि अभी जब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर HCl है कहाँ। तो ये हो गया 1 मोलर HCl हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हम एक ट्यूब लेते हैं यहाँ से, ये देखिए एक ट्यूब जो है इस तरह से होता है, और इसको देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए ऐसा, इसको हमने क्लोज कर दिया है, और यहां से हम हाइड्रोजन को पास करेंगे। ये देखिए ये हो गया हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन गैस हम भेज रहे हैं यहाँ पे, क्यों भेज रहे हैं वही आपको बताने वाला हूं अभी। इसके बाद यहाँ पे एक जो है ना, इस तरह से जो है प्लैटिनम का एक, ये देखिए ये जो है प्लैटिनम का जो है इलेक्ट्रोड हो गया। प्लैटिनम वायर से हमने कनेक्ट दिया, प्लैटिनम है, और ये HCl के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसा है। हमने लिया प्लैटिनम सॉलिड, ये जो है हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये देखिए प्लैटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और ये 1m HCl है, तो ये जो है ऑब्लिक करके H+1m ले लेते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मतलब प्लैटिनम इज इन कांटेक्ट विथ 1 मोलर HCl एंड 1 एटमॉस्फेयर H2, तो H2 हो गया 1 एटमॉस्फेयर और H+ हो गया 1 मोलर। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं 0, भाई रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस 0। अब इससे कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, यही होने वाला है। तो यहां पे हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए, तो एक इलेक्ट्रोड हम, जैसे आपने देखा ना पहले में, एक में जिंक इलेक्ट्रोड था, एक में कॉपर था, अब वो कॉपर की जगह हम इसको ही यूज कर सकते हैं।
तो वहाँ जो कैलकुलेशन होगा पोटेंशियोमीटर का जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब नजर आएगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है निकालते समय हमें ये जरूरत पड़ेगी। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपने यहां पे क्या किया है, एक प्लैटिनम जो है लिया है, प्लैटिनम वायर, और यहां पे हो गया H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है ये हो गया 1m, और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है आपने लिया 1 एटमॉस्फेयर। ये देखिए ये चीजें जो हैं ये जरूरी है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब इसको आप ले जा सकते हैं, या ले जाते ही जो है या तो HCl गिरेगा, या तो हम गिरेंगे, या तो फिर ये गिरेगा। मतलब ये जो है बहुत ही डेलिकेट है। तो हमें तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसको बस गए और ऐसा लगा दिए, लेके ढूंढ रहे हैं ऐसा करके तो ये मुश्किल हो जाएगा। वो कहलाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम इसी NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करते हैं। तो अब देखेंगे जो दूसरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लिखते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहां पे देखिए मर्क्यूरी होता है, और ये जो है Hg2Cl2, दिस इज कॉल्ड कैलोमल, इसलिए इसका नाम हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। भाई वहां हाइड्रोजन यूज हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पे कैलोमल यूज हुआ है, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहां पे जो हम बताते हैं डायग्राम वो किस तरह से है। ये देखिए यहां पे आपको मिल रहा है Hg, ठीक है, इसका Hg2Cl2 एंड KCl ये मिलेगा आपको। तो इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, ये Hg2Cl2 प्लस Hg यहां पे मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर दिया गया है, एंड प्लस Hg है, और इसके ऊपर जो है फिर हम ले लेते हैं, ये हो जाता है KCl, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, और यहां पे एक इलेक्ट्रोड जो है ऐसा आ जाएगा। यहां पे देखिए आप, यहां पे एक इलेक्ट्रोड आ गया। इस इलेक्ट्रोड को हम जहां भी यूज करेंगे वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड जैसा यूज हो जाएगा। तो मर्क्यूरी इज इन कांटेक्ट विद HgCl2 और Hg का पेस्ट हम बना देते हैं, और उसके ऊपर सैचुरेटेड जो है ये KCl है, ठीक है। तो अब यहां पे KCl हो गया, और यहां इसको हटाइए आप, इसकी जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर ये 1m था, यहां पे जो है HgCl2 और KCl ये सब है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब चूंकि हाइड्रोजन को हमने 0 दिया है, इसका वैल्यू जो है 0.2422 वोल्ट जो है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड का ये वैल्यूज का क्या यूज है, वही तो है EMF ऑफ द सेल। तो आपने देखा कि दो तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं 0। एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड लेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पूरा मिला के सेल लेंगे तो उसको कहते हैं EMF ऑफ द सेल। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैरी करना मुश्किल है भाई, इसलिए कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन कैसा करें, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। हमने HCl का कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिया है, जैसे ही इवोपरेशन हुआ तो कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो डिफिकल्ट था उसको मेंटेन करना। सेकेंडरी इलेक्ट्रोड लिया 0.2422। तो अब इसका क्या यूज है वो देखते हैं। EMF ऑफ द सेल हम देख रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन जहां होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है, और रिडक्शन जहां होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो गैल्वेनिक सेल का मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहां पे आप देखिए ये हमने लिया E0। जब ऊपर लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मतलब आपको मालूम है टेम्परेचर कितना है, तो E0 ऑफ द सेल। अब बताइए इस सेल के अंदर जो आपने गैल्वेनिक सेल लिया उसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो हम लिखेंगे E0 ऑफ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आप लिख सकते हैं E0 OP, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का E0 वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लस E0 किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। ये देखिए ये हो जाएगा
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ये क्या था, एट एनोड था। जहां रिडक्शन हो रहा था ये क्या था, एट कैथोड था। याद कीजिए कॉपर था, इधर जिंक था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को जो है आप जब लेंगे तो ये कहलाएगा ई नॉट ऑफ द सेल। भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन आयुपैक सिस्टम जो है क्या था, आयुपैक ने रिकमेंड किया कि भाई देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सब तो है और दोनों जो है सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं, लेकिन भाई एक नियम बना देते हैं कि जो भी डिस्कशन होगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हमने कहा ठीक है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल तो है। अब ये बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड था, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड था। तो यदि मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और यहाँ पे लिख दूं ई नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं अब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसका हो जाएगा, ये आपका जो है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट हैंड इलेक्ट्रोड का। देखिए ये तो रिडक्शन पोटेंशियल पहले से ही था तो ई नॉट आर पी आर एच ई हमने लिख दिया और ये जो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था इसलिए माइनस करके इसका रिडक्शन पोटेंशियल डाल दिया। अब यहां पे जो है हम क्या कर सकते हैं, ये जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड है तो अब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ई ऑफ आर एच ई माइनस ई नॉट ऑफ एल एच ई, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट ऑफ द सेल। ये देखिए ये जो है सेल का जो है ये वैल्यू ऐसा निकल जाता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ये देखिए तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जो है हम ये लेते हैं, ये हमारा जो है वैल्यू हो जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड। अब सवाल उठता है कि फिर हम किसको डिसाइड करें, भाई हमने जिंक यहां रखा, हमने कॉपर यहां रखा, तो मेरे लेफ्ट में जो है कॉपर है, आपके लेफ्ट में जिंक है, तो भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसके लिए भी तो कोई रूल होना चाहिए। तो यहां पे हुआ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम है वो होगा एनोड और इसको लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, ये चलिए देखते हैं बाय द रूल, देखते हैं यहां पे क्या क्या होने वाला है। बाय द रूल electrode with less reduction potential is more reactive and acts as anode, ऐसा डाल दीजिए, as left hand electrode और एनोड। ये रूल हो गया भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो मोर रिएक्टिव एंड एक्ट एज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एनोड, हेंस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब क्या होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड। तो अब हम जो है कुछ वैल्यूज लेते हैं ABCD करके और आपको बताना है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो होगा, भाई देखिए माइनस साइन है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड को देखिए कि कौन सा कम वैल्यू है, माइनस इंक्लूडेड है, ये एक्सो एंडोथर्मिक नहीं है, माइनस का वैल्यू के साथ आपको डिसाइड करना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो हो गया लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। तो चलिए अब इसको जो है हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है किसका ज्यादा है और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा। तो जब आप ये वैल्यूज को है ना, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, हम यदि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड मान लें, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड मार दें तो फिर ये वैल्यू ही चेंज हो जाता है। आप ऐड करके लिखेंगे आंसर वो भी क्लियर रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे वो भी रहेगा, नहीं बिल्कुल सेम नहीं होगा। वही तो हम एग्जांपल दे रहे हैं
यहाँ जो है किसी को भी हम लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे मान लिए यहाँ पे हम लेते हैं, ये यहाँ पे हम ले रहे हैं एक ए एंड बी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लिए यहाँ से ए प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कुछ वैल्यू हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों पॉजिटिव लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोनों निगेटिव लेंगे, और उसके बाद एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल भी क्या आएगा और एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए दोनों का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम यहाँ पे चलिए 1.2 वोल्ट ले लिए, कोई वैल्यू एक लेना है। मिनिमम जो है -3.04 होता है लिथियम के लिए, और मैक्सिमम जो है 2.87 होता है फ्लोरीन के लिए। अब इसी के बीच में हमें वैल्यू कुछ भी एट रैंडम लिख देना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड नहीं लेना है, मॉड नहीं लेना है, माइनस साइन नंबर लाइन पे। भाई ये जीरो है, इधर पे निगेटिव हो गया, इधर पे पॉजिटिव हो गया, तो मॉड नहीं लेना है, क्योंकि मॉड में तो निगेटिव का भी पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है B प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने ले लिया B माइनस, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए बताइए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले एग्जाम्पल में दोनों ही पॉजिटिव लेना है, कोई भी वैल्यू बताइए। मैंने 1.2 वोल्ट लिया है, उसको यहाँ के लिए कोई वैल्यू जल्दी से वैल्यू दीजिए मुझे। 1.8, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.8 वोल्ट, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने दोनों पॉजिटिव लिया है, दूसरे एग्जाम्पल में दोनों निगेटिव, तीसरे में मिक्स। अब मुझे बताइए रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, और जो जिसका कम है वो एनोड होगा। तो एनोड ए है या बी, जल्दी से बताइए एनोड कौन सा है यहां पे। चलिए आंसर आपके अलग आंसर, ओ स्क्रीन काफी दूर है ना तो मुझे दिख नहीं रहा है। ए आपने कहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन बी, देयरफॉर ए इज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, इसको हम कहेंगे एनोड, और बी इज राइट हैंड इलेक्ट्रोड, इसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा आंसर। यहां पे हमने लिया ई नॉट ऑफ द सेल, यहां पे ई नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, यही आपने लिखा है ना। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। अब बताइए मुझे राइट हैंड इलेक्ट्रोड हमने डिसाइड किया है कौन सा, ये बी। तो बी का वैल्यू कितना है 1.8, तो हमने लिख दिया 1.8, ये पॉजिटिव है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा प्लस है कि माइनस है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड यहाँ पे है 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 वोल्ट। क्लियर हो गया ना। अब यदि मान लिया आप गलती कर बैठते तो आप क्या करते, 1.2 माइनस 1.8 आ जाता और माइनस 0.6 हो जाता। ये देखिए प्लस 0.6 है, माइनस 0.6, आप सोचते हैं कोई इसमें फर्क क्या होता है। यदि ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव है तब ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यदि निगेटिव है देन इट इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे, इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी एक फॉर्मूला आने वाला है, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है। यहां पे वो पॉइंट को भी लिखेंगे, इफ ईएमएफ ऑफ द सेल, इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव then it is the source of EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन को पंप करके बाहर भेजता है, जाओ ऊपर, तो EMF हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो है ये वैल्यू जो है EMF कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव जो है वो क्यों होना चाहिए ये पॉइंट भी अभी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। एक हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा नॉट G इक्वल टू माइनस एन ए नॉट एफ। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब बताइए यहाँ ऑलरेडी ये माइनस है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो प्लस माइनस होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन F96,500 कूलम है, तो डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए ई नॉट कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पे फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज निगेटिव, देयरफॉर ई नॉट ऑफ द सेल कैसा शुड बी, पॉजिटिव। देखिए ये फॉर्मूला है कि फ्री एनर्जी जो है माइनस एन ई नॉट एफ है। अब ये एन और एफ तो पॉजिटिव निगेटिव को कोई सवाल ही नहीं है, तो ई नॉट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ई नॉट पॉजिटिव है देन इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जब बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो सेकेंडरी बैटरी को हम जाते हैं चार्जर के लिए, हमारे गाड़ी के अंदर चार्ज भी होते रहता है। तो जब आप करंट को ड्रॉ कर रहे हैं उस समय ई नॉट जो है पॉजिटिव कैलकुलेशन होता है, और वही जब डिस्चार्ज हो गया तो निगेटिव हो गया। निगेटिव है तो फिर आप उससे करंट को ड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि करंट आपको वापस देना पड़ेगा। तो वो हो गया सेकेंडरी सेल जहां पे हम रिचार्ज भी करते हैं, ये कैलकुलेशन। तो अब जो है हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों निगेटिव लेते हैं। सेकेंड ये देखिए P जो है, अब इलेक्ट्रॉन तो एक का भी लॉस हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का, तो मैंने दो ले लिया है यहां पे। तो यहां पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए चाहे वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयुपेक ने कह दिया भाई ये सब फालतू बातें नहीं, जो भी चीजें हैं रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है निगेटिव वैल्यू। चलिए कुछ निगेटिव वैल्यू बताइए, माइनस कितना लिखूं, मैंने आपको बताया ना 2.87 3.04 इनके बीच में ही जो है वैल्यूज होंगे, जो आगे मैं बताता हूं। चलिए जल्दी से कुछ पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू बताइए कितना, -2.9। तो 2.87 है, तो इसको ऐसा करते हैं 2.8 कर देते हैं, ठीक है ना, क्यों बढ़ा के लेना है, ठीक है। अब यहां पे एक हमने तो बना दिया, अब एक और जो है इलेक्ट्रोड लेंगे, ये P था तो हम ले लेते हैं Q, और Q जो है ये +2, 2 इलेक्ट्रॉन, भाई जितना लॉस उतना ही गेन। फिर आप सोचेंगे यदि लॉस और गेन अलग अलग है तो वो भी आने वाला है कि तब क्या करेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा Q और E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए माइनस में ही बताइए क्या वैल्यू लेना चाहिए। यस, सेकंड का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कहा ना दोनों निगेटिव लेके पहले हम डिसाइड कर, 1.2, तो -1.2। तो अब बताइए रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है वो एनोड होगा, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। यस, तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ P इज लेस देन Q। भाई नंबर लाइन ये हमारा 0 है, -1.2 है, ये तो -2.8 चला गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है P का कम हो गया, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो हो गया एनोड। देयरफॉर ये देखिए ये हो जाएगा एनोड लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, और Q हो जाएगा कैथोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो चलिए यदि मान लीजिए इनसे हमें एक गैल्वेनिक सेल मिला है, तो वहां पे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल, हमें मालूम है ई नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, और सारे रिडक्शन पोटेंशियल में हैं, और नॉट का मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो है ग्रेटर नंबर और लोअर नंबर नहीं, अभी आप देख रहे हैं ना ये राइट हैंड जो है इलेक्ट्रोड, हाँ मतलब लेस जो है वो हमारा एनोड है, लेकिन माइनस और प्लस को जो है देखना ही पड़ता है, और वहां पे क्वेश्चन आएगा कि किस इलेक्ट्रोड पे लॉस होगा, पॉजिटिव वाले पे, निगेटिव वाले पे, कैल्शियम पे, ऐसा जो रहेगा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो है एनोड, और राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में तो एनोड है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाएगा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, और यहाँ पे जो है ग्रेटर माइनस लोअर तो हम करते हैं, लेकिन आपके जब क्वेश्चंस फ्रेम होंगे
तो उसमें ये भी आएगा, यदि ये एनोड जैसा है, ये कैथोड जैसा है, तो क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वहां पे आपके वैल्यू निगेटिव आ जाएंगे। और फिर कमेंट में आएगा कि इट इज नॉट द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए राइट हैंड हमारा कौन सा है, क्यू वाला। तो क्यू वाला कितना है, -1.2, माइनस लेफ्ट हैंड कितना है, -2.8। तो ये कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 2.8। तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, आपका 1.6। तो ये देखिए, तो यदि आपका डिसीजन सही है तो जो वैल्यू आएगा वो बताएगा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब प्लस और माइनस होगा, तो थर्ड वाला एक एग्जांपल जल्दी से हम ले लेते हैं। थर्ड में ये m प्लस बना और यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये n प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहां से हो जाएगा n रिडक्शन पोटेंशियल। तो E नॉट RP हम लिखेंगे इसको यहां पे, E नॉट RP और यहां पे E नॉट RP। अब मुझे बताइए, एक पॉजिटिव देना है, एक नेगेटिव देना है। तो चलिए हम पहले वाला m के लिए प्लस कितना लिखें। मान लिए m के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, प्लस कितना लिखें, इसको मैं प्लस वैल्यू देना चाहता हूं और इसको माइनस। तो चलिए प्लस दो वैल्यू दे दीजिए, पहला वाला मैं लूंगा m के लिए, दूसरा वाला n के लिए। दो वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए आप। यस, कोई भी वैल्यू बताइए ना। चलिए ठीक है, मैं कोई वैल्यू यहां पे 2.1 1.1, चलिए वो ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया 2.1, यहां पे हो गया 1.1। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो मिनिमम जो है भाई निगेटिव है, तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। तो यहां पे n इज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और जिसका वैल्यू जो है ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। m इज राइट हैंड इलेक्ट्रोड। तो E नॉट ऑफ द सेल, E नॉट राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉन, लॉस गेन जो है वो उस तरह से। अब राइट हैंड इलेक्ट्रोड जो है m के लिए है, ये हमने कितना लिया है 2.1, ये प्लस 2.1 माइनस -1.1। ये देखिए हमने ले लिया है, राइट हैंड कितना था, m था, तो 2.1 ले लिए। लेफ्ट हैंड जो है हमारे पास n है, तो ये क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 1.1, ये हो जाएगा 3.2 वोल्ट। ये समझ में आया आपको, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, तो यदि प्लस माइनस है तो जो मिनिमम है वो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होता है। तो मिनिमम ये वाला है -1.1, मैक्सिमम जो है 2.1 है ये। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन हमने यहां पे देखा। अब इसका देखिए, बाय द रूल ये तो हम कर ही चुके हैं। अब है रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसका बाद नस्ट इक्वेशन भी आने वाला है। तो यहां पे अब लेंगे हम, ये देखिए गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे किसके बीच में है, एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पहले लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बाद में लेंगे। तो डेल्टा जी माइनस एन ई नॉट एफ, ये हो गया एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इफ ई नॉट इज पॉजिटिव then it is source of EMF। यदि निगेटिव हो गया तो it is not the source। if negative then current is not produced। यही जो पॉइंट पहले मैंने बताया उसी को ये कंप्लीट कर देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। EMF ऑफ द सेल जो है E नॉट था, ये फ्री एनर्जी चेंज था, तो ये स्टैंडर्ड है, इसलिए ऊपर में जो है 0 लगा देंगे, नॉट। इसका जो है नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये नस्ट इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जब हमने पहला जो गैल्वेनिक सेल लिया है उसमें सबका कंसेंट्रेशन बराबर है। ये जो फॉर्मूला है यहां पे देखिए आप, यहां पे हमें लेना पड़ेगा कंसेंट्रेशन इज इक्वल। यहां पे
ये देखिए यहां पे हम ले रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज सेम। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है कंसंट्रेशन जो है दोनों के बराबर थे, इसलिए हमने इसको ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा यदि कंसंट्रेशन हमारे बराबर नहीं है तब क्या होगा, वही हमें देखना है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल ये कंसंट्रेशन जो है इनके बिल्कुल बराबर है, तो नॉट प्रोड्यूस, रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी हो गया। इसके बाद अब आए हम नस्ट इक्वेशन पे। इफ द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट तब क्या होगा फॉर्मूला, तो यहां पे इफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखिए जो दो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे हाफ सेल, इसको कहेंगे हाफ सेल, दोनों को जब बराबर कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट सेल, फुल सेल हो जाएगा। अब यहां पे हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफरेंट, तब हम क्या यूज करते हैं, नस्ट इक्वेशन। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जब गैल्वेनिक सेल आपने लिया था तो याद कीजिए जिंक से हमें मिला था Zn2+, ये देखिए सॉलिड था, एक बीकर के अंदर जिंक से Zn2+ बना था, दूसरे में जो कॉपर +2 था एक्वस, ये कॉपर बना दिया था। याद आ रहा है ना, दो बीकर था, एक में जिंक था, जिंक Zn2+ बनाया तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इसने कॉपर +2 को पकड़ा, कॉपर बना दिया। ये हमारे पास थे कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हो गया कि ये Zn2+ भी जितना कंसंट्रेशन है, यदि कॉपर +2 भी है, तो फिर हम यहां पे क्या यूज करते हैं, E0 ऑफ द सेल, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। अब हम कंसंट्रेशन अलग अलग लिखते हैं। अच्छा देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये नस्ट इक्वेशन नहीं, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। और यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, ये देखिए Zn हो गया, सॉलिड है ये देखिए सॉलिड है, और ये किसके कांटेक्ट में है, Zn2+, ये देखिए Zn2+, जिंक से Zn2+ बना, तो यहां पे हम एक्वस लिख देंगे। और जो साल्ट ब्रिज है उसके लिए हम पैरेलल लाइन बना देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है। और यदि पोरस मेम्ब्रेन, हम साल्ट ब्रिज की जगह हम पोरस मेम्ब्रेन, एक ही बीकर के अंदर पोरस मेम्ब्रेन लगा के डिवाइड कर दें, तो वहां पे डॉटेड लाइन आते हैं पैरेलल। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे चेंज जो हो रहा है Cu2+ एक्वस, और इससे बन रहा है कॉपर सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन जो है सेम है। तो यदि मैं इसको लिख दूं ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मोलर कंसंट्रेशन दोनों के चेंज हो जाए तो क्या होगा, हम देखते हैं। इफ मोलर कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, अब मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, तब यहां पे जो है अलग हो जाएगा। जैसे हमने लिया जिंक, ये सॉलिड था, ये देखिए अब ये हो जाएगा Zn2+, और इसका मैंने कंसंट्रेशन लिखा है भाई, ये C1 है, ठीक है। और यहां पे हमने ले लिया कॉपर 2+, कंसंट्रेशन हमने ले लिया C2, और ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। भाई रिप्रेजेंटेशन, जिंक से Zn2+ बना, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड में लिखा है इसलिए लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड हो गया। कॉपर +2 से यदि कॉपर बनता है तो ये हो जाता है आपका रिडक्शन। राइट हैंड साइड में इसको लिखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन कहता है भाई एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होगा और कैथोड जो है राइट हैंड साइड में होगा। तो ये Cu2+, ऐसा Cu बन गया। अब यहां पे जो है आपको देखना पड़ेगा, जब हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि E0 ऑफ द सेल मतलब स्टैंडर्ड, और E ऑफ द सेल मतलब हो जाएगा उस कंडीशन पे क्या है E। तो यहां पे E ऑफ द सेल, अब स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जो पहला वाला कैलकुलेशन है, ये देखिए ये जो कैलकुलेशन हो गया E0 ऑफ द सेल, ये हो गया स्टैंडर्ड।
ई नॉट। लेकिन अब हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन को चेंज किया। ये C1 कंसंट्रेशन है, C2 एक 1 है, एक 0.5 है, एक 0.7 है, एक 0.3 है, इस तरह से हमने चेंज कर दिया। तो ई नॉट, ई ऑफ द सेल जो है ये मिलेगा ई नॉट ऑफ द सेल। ये ई नॉट ऑफ द सेल जो जस्ट अभी आपने राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड लेके कैलकुलेट किया है वो हो गया ई नॉट। और ये ई है जब कंसंट्रेशन ऐसा है तब। तो पहला कैलकुलेशन इसके पहले वाले स्लाइड में जो कैलकुलेशन है वो ई नॉट का है, और अब हम किसके लिए कर रहे हैं, जब कंसंट्रेशन अलग अलग है। ये देखिए यहां पे ये याद रखना है आपको, ये देखिए ये C1 कंसंट्रेशन है और ये C2 कंसंट्रेशन है। तब यहां पे जो वैल्यू आता है 0.059, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं कि जितना डिराइव कर सकें, 0.059 डिवाइडेड बाय NF। ये देखिए 0.059, यहाँ पे ऑलरेडी RT डिवाइडेड बाय F यूज हो चुका है N, और log टू द बेस 10 ही है ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये देखिए आप, अब प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या है, ये देखिए आप इस रिएक्शन को यदि आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए आप Zn सॉलिड प्लस ये था कॉपर +2 C2 कंसंट्रेशन, और यहां से हमें मिला था Zn2 प्लस C1 कंसंट्रेशन प्लस कॉपर सॉलिड। ऐसी था ना इक्वेशन। भाई देखिए जिंक से जिंक +2 बना ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से कॉपर बना रिडक्शन। उस रिएक्शन को ही हमने लिखा जिंक से Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu। तो बताइए हमारे इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है Zn2 प्लस, तो यहां पे हो जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N log टू द बेस 10, और प्रोडक्ट हमारा है Zn2 प्लस, तो यहां पे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यहां पे आपका आ जाएगा Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। तो हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब यही देखिए यदि कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है तो ये log 1 0 हो गया, तो सीधे जो आपका E है वो E नॉट के बराबर ही है। तो ये देखिए ये हमारा E ऑफ द सेल ऐसा निकलता है। तो नस्ट इक्वेशन के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते ही हैं। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। और कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट हमारे पास जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दें टेम्परेचर, तो ईएमएफ कितना चेंज होगा, दैट इज द, यहां पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां लिखेंगे इट इज द चेंज इन ईएमएफ बाय चेंजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अब परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, भाई हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और हम ये प्लान कर रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन तो कह रहा है कि 2 ग्राम मैग्नीशियम मिलना चाहिए, 2 ग्राम मिलना चाहिए, हमें मिला 1 ग्राम। तो हम कहेंगे ना एफिशिएंसी जो है 50% है। तो यहां पे परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मास, मतलब कैलकुलेटेड जो है एक्सपेक्टेड मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 2 टर्म भी आते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि भाई आपने 1 डिग्री चेंज किया टेम्परेचर, तो ईएमएफ कितना चेंज हुआ। और यहां पे जो है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यदि उतना ही आपको मिल गया, 2 ग्राम से 2 ग्राम ही मिला, तो एफिशिएंसी 100%। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 100, तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी बिल्कुल। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? ओवर वोल्टेज का मतलब हो गया कि एक तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इतने पे जो है ये इतने वोल्टेज पे इस सब्सटेंस को, इस गैस को डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि वोल्टेज तो और ज्यादा देना पड़ा तब जाके वो डिस्चार्ज हुआ।
तो जितना एक्स्ट्रा हुआ वही हो गया ओवर वोल्टेज। हमने सोचा कि चलो विसिल मारेंगे, लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। मारा हमने विसिल, कोई दौड़ा ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू किए, तो ये ओवर टाइम इनको मिला, इतना टाइम ज्यादा इनको मिला, तब जाके दौड़ना शुरू किया है। उसी तरह से हमने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, ये गैस जो है रिलीज होगा यदि 1.1 वोल्ट, यदि 1.1 वोल्ट का जो है हम यदि करंट जो है पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो ये डिपॉजिट होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कैलकुलेशन तो 1.1 है, लेकिन हमें तो 1.4 वोल्ट जो है पास करना पड़ा। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसका मतलब हो गया 0.3 वोल्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा, दैट इज द ओवर वोल्टेज। तो यहां पे when voltage to produce substance during electrolysis is more than expected, then it is ओवर वोल्टेज। तो ये इसको हम ओवर वोल्टेज कहते हैं, जितना जो हमें ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, इसके बाद केएसपी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो है केएसपी जो इक्विलिब्रियम होता है वही केएसपी होता है, तो केएसपी जो है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। अब देखिए कंसंट्रेशन सेल्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हो गया इलेक्ट्रोड मटेरियल इज सेम बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। जो मैंने आपको बताया ना कि C1 C2 अलग अलग आ जाएगा, तब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड का होगा कंसंट्रेशन सेल। इसका मतलब जो है आपको वैल्यू वही लिखना पड़ेगा जो नर्स्ट इक्वेशन का है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन C2 डिवाइडेड बाय C1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E ऑफ द सेल, या इलेक्ट्रोड हम लिख रहे हैं ना, तो E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय ये जो है N, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ C2 बाय C1, इस तरह से करके। ठीक है, तो ये जो है जल्दी से नोट कीजिए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रोड का जो है हम इस तरह से ले लेते हैं। अब यदि मान लिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, तो इलेक्ट्रोड मटेरियल इज सेम बट विथ ए डिफरेंट कंसंट्रेशन आर डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन। मान लिया आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, एक में जो 0.5 एटमॉस्फेयर कर दिया, कंसंट्रेशन अलग, तो उसमें वहां पे जो है ईएमएफ ऑफ द सेल बिल्कुल अलग आ जाता है। तो यहां पे इफ 1 mHCl is used but pH2 is different, तब यहां पे होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा जब हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो क्या होगा ये देखिए, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां से हो जाएगा हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू होता है E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में PH2 है और यहाँ पे जो है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे ये स्क्वायर हो जाता है। अब ये मालूम है फॉर NHE रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N लॉग। अब यदि मान लीजिए प्रेशर अलग रहे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन सेम है, तो ये हो जाएगा प्रेशर P1 डिवाइडेड बाय P2 इफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज सेम। तो इस तरह से, तो यहां पे E इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। N कितना है यहाँ पे 2 है, तो अब इसको हम 2 लिख देंगे लॉग, हाँ ये तो P2 बाय P1 होगा यहाँ पे,
P2 बाय P1, इस तरह से। तो काफ़ी फॉर्मूले हैं, अभी तो कुछ ही दे पा रहा हूँ मैं, काफ़ी फॉर्मूले हैं जो डेरिवेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे pH भी कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो है टू डिफरेंट हाफ सेल्स विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल गिव द थर्ड इलेक्ट्रोड। यदि मान लिए कि एक फेरस से एक फेरिक और वहां से आयरन मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। ये जीरो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। देखिए, यदि दो इलेक्ट्रोड मिलके एक तीसरा इलेक्ट्रोड दे रहे हैं, मान लिए कि एक Fe से Fe+2 हो, एक Fe+2 से Fe+3 हो, और तीसरा इलेक्ट्रोड Fe से Fe+ हो, तब ये कंडीशन ऐसा आ जाता है। हम डायरेक्ट E1 E2 को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -n A03F, इसका ये -n A01F प्लस -n2 A02F, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे F तो कैंसिल हो जाएगा, तो E3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सबको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे E03 मतलब दो सेल हैं और आप तीसरा सेल की बात कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लिए कि Fe+2 से आपने Fe+3 लिया है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक सेल हो गया। एक Fe से Fe+2 है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान लीजिए इनको हम ऐड करके, ये देखिए आप इसको कैंसिल कर दें और हम लिखें Fe गिव्स Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए दो इलेक्ट्रोड से हमको तीसरा इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन करना है। तो ये N1 हो गया 1, N2 हो गया 2, N3 हो गया 3, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो E3 का मतलब हो गया आपका ये N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाय ये N3 यहाँ आ जाएगा, N3। तो ये जो है इक्वेशन, ये बिल्कुल आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम थर्ड इलेक्ट्रोड के लिए जो है EMF निकालते हैं। डायरेक्ट हम E1 E2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब चाहे ड्राई सेल छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1.5 वोल्ट हमको मिलता है। फर्क यह है कि जो बड़ा वाला रहेगा थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी के ऊपर जो है वोल्टेज नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपने लिया है। तो दो इलेक्ट्रोड से थर्ड इलेक्ट्रोड के लिए ये कैलकुलेशन हो जाता है। अभी टाइम क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं चला, टाइम बताएंगे? ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस। यहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ये तीन तरह के जो है कंडक्टेंस हमको जो है देखना पड़ता है। अब देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो और जो इलेक्ट्रोड्स हों उनके स्क्वायर जो है एरिया जो होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, तो जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यदि आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है तो उसका कहलाएगा 1 मोलर का मोलर कंडक्टेंस, और यदि आपने इक्विवेलेंट 1 नॉर्मल लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस लिया है, तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। अब यहां पे देखेंगे हम किस तरह से जो है आगे जाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि V = IR, वहां से क्या काम शुरू होता है। ये देखिए, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं V = IR होता है, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, L/A। तो R = क्या हम लिखते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, L/A कहते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं 1/R 1/ρ, और ये हो जाएगा A/L, तो ये देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा रेजिस्टेंस का हो जाएगा कंडक्टेंस, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपका जो है G हो जाता है, G हो जाता है, या फिर इसको आप दूसरे रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
1 by R is कंडक्टेंस, 1 by रो ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो रो है ये है आपका कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ हो तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वही होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जो है हम लिखते हैं कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका जो है उल्टा हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका उल्टा हो गया 1 by रो। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस पूछा गया। तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए डिवाइस कौन सा है वो हम देखते हैं। ये देखिए एक इस तरह का डिवाइस होता है, बिल्कुल छोटा सा जो है ये कंडक्टिविटी, ये जो है कंडक्टिविटी सेल हम इसको कहते हैं। ये देखिए इस तरह से एक छोटा सा सेल होगा और यहां पे जो है हम लेंगे एक, ये देखिए ये जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर जो है आप केमिकल्स डाल दिए, ठीक है। अब इसको जो है आप कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो वहां पे जो है आपको जो है कैलकुलेशन में मिल जाएगा कि क्या जो है इसका रेजिस्टेंस है और क्या जो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आपने यदि इसके अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है तो वो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, यदि यही कंडीशन है तो हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या इनके बीच का रिलेशन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, यदि मान लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने लिया है तो वहां हो जाएगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। तो यहां पे मोलर कंडक्टेंस के लिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे जो है हम लेते हैं मोलर कंडक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन जो है लैम्डा एम लेते हैं और उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे लैम्डा ई। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में सिर्फ वैलेंस जो आपको एन फैक्टर कहते हैं ना, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर, उसका डिफरेंस है। तो मोलर कंडक्टेंस हम इस तरह से निकाल लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये। और इसके बाद यदि आप जा रहे हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में तो आप देखिए यहाँ पे लैम्डा ई, ये हमारा है लैम्डा ई इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, और ये होता है आपका मोलर कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए नॉर्मलिटी आप लेते हैं ना, नॉर्मलिटी क्या कहते हैं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर या फिर आप लिख सकते हैं एन फैक्टर। तो लैम्डा ई का वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं। मतलब मोलरिटी के लिए जो है आप क्या करते हैं, जिससे नॉर्मलिटी हम लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, याद कीजिए आप, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर यहाँ पे लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो होगा डेल्टा एम जितना है डिवाइडेड बाय आप एन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है इक्विवेलेंस, तो नॉर्मलिटी का हो गया, तो मोलरिटी जितना है उस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि मान लीजिए एन फैक्टर 2 है तो जितना भी मोलरिटी है उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन, तो ये इसका जरूरत नहीं है, ये कंडक्टिविटी का ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्राफ जो है कंडक्टेंस वर्सेस जो है कंसंट्रेशन का कैसे होता है। कंडक्टेंस, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं तो कैसा डायग्राम होता है वो देखिए आप। ये फिजिक्स में भी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, और यहां से जो है आप इसको कनेक्ट कर ही देंगे आप। इस तरह से करके, और यहाँ पे आपका जो है एक गैल्वेनोमीटर आ गया है, और ये जो भाग है यहाँ पे आप उस कंडक्टिविटी मीटर को यहाँ पे डाल दीजिए, ये जो आपका है ना, ये इस तरह से करके। अब यदि मान लीजिए आप इसको R1, R2, R3, R4 ले रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो है आपको लेना है, ये दोनों का जो रेशियो है वही इसका जो है रेशियो। यदि मान लिया हम इसको R1, इसको R2, इसको R3
R4 लेते हैं तो ये देखिए R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4। ये रिलेशन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का हो जाता है। और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने सब्सटेंस लिया है। ओ चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि हो चुका है कंप्लीट तो फिर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस के बारे में जो है आपको अच्छी तरह मालूम है। तो क्या आप 10-15 मिनट और करें, 10-15 मिनट और करें ताकि जो थोड़ा हटके जो है कोलरास ला वो सब हम देख लेंगे। चलिए, तो इसके बाद ये सब हो चुका है ग्राफ कंडक्टेंस वर्सेस जो है कंसंट्रेशन का। अब ये देखिए कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ यहां से अब स्टार्ट हो रहा है जो मोलर कंडक्टिविटी का पार्ट है। ये देखिए आप, हम यहां पे ये देखिए, यहां पे हमने ले लिया लैम्डा, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये है कंसंट्रेशन। ये बताइए, यदि कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इधर पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है डाइल्यूशन। हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है हम ले रहे हैं तो उसका किस तरह का जो है, ये देखिए ऐसा, ये मान लिया हमने लिया यहां से KCl। देखिए पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया, आपको तो मालूम है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने ले लिया यहां पे KCl। अब देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, देखिए यहां पे कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, ये डाइल्यूशन का है, तो जैसे से ये डाइल्यूट हो रहा है वैसे इसका जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो है फाइनली आप देख रहे हैं कि यहां पे जाके ये मिल जा रहा है। मतलब ये हो गया कि यदि कंसंट्रेशन 0 है या डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, ये देखिए 0 का मतलब हो गया कंसंट्रेशन 0 और इन्फिनिटी का मतलब डाइल्यूशन हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डाइल्यूशन का मतलब इतना आपने उसको डाइल्यूट कर दिया कि अब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये जो है KCl का जो है इस तरह से आगे बढ़ा। अब हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड, ये कैसा KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम देखते हैं कि यदि हम लेते हैं, ये देखिए ये जो है CH3COH के लिए है। अब बताइए CH3COH में क्या हो गया कि हम यहां से जो है वैल्यू ले रहे हैं और ये ऑलमोस्ट जो है पैरेलल चला गया, ऑलमोस्ट ये पैरेलल चला गया, ये जो है इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन पे कितनी मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है अब तो पैरेलल जा रहा है। तो 0 कंसंट्रेशन वाला जो इंटरसेक्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसका मतलब हो गया इस ग्राफिकल मेथड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकाल सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन वीक के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फिर वीक का हम निकाले कैसे। और यहां पे बताइए ये क्यों बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था इसलिए क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। अभी KCl तो पहले ही जो है डिसोसिएट हो चुका है, तो डाइल्यूशन से क्यों बढ़ रहा है ये। तो भाई पहले क्या हुआ है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब स्पेस कम है, वाटर के अंदर जो है ढेर सारे KCl है तो चलने में मुश्किल हो रहा है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे रहें या भीड़ भाड़ स्टेशन पे रहें तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही जब डाइल्यूट हो गया तो फ्रीली हम मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं डेबाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन पे। अब ये जो है डेबाई-हकल ये जो हम इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पे एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। और जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये देखिए जैसे कि आपने ये ले लिया है, ये तो कंसंट्रेशन था, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन हम एक्चुअली लेते हैं इस तरह से करके, या सिंपली यदि आप कंसंट्रेशन भी ले रहे हैं तो इसी तरह से होगा ये। अब डेबाई-हकल ने क्या कहा कि भाई जब आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो ये नहीं फाइंड आउट कर पाए तो आप एक इक्वेशन लिखिए और इस इक्वेशन पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो किस तरह से निकालते हैं। तो डेबाई-हकल वाला जो है वो देखते हैं हम लोग। यहां पे
हम मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो कंसेंट है वो यहाँ पे m माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी होता है। ये जो है फॉर्मूला लेते हैं जो पहला हमने आपको बताया। तो ये जो वैल्यू कंसंट्रेशन का हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर जो हम कहेंगे कि यहां जो है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, है ना। ये अभी आपने देखा ना कि यहां पे जो है वाई एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो वीक के लिए तो ये मुश्किल है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम ले रहे हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये कोलरास लॉ कहता है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जो स्ट्रांग तो है लेकिन उसके अंदर वो आयंस हैं जिसका आपको जरूरत है। तो जैसे मान लिए CH3COH, इसका जो है हमें वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कोलरास क्या कह रहा है कि भाई आप यहां पे एक ले लीजिए CH3CONA, यहां से आपको क्या मिलेगा CH3CO माइनस एंड Na प्लस मिलेगा। इसके बाद जो है H हमें चाहिए, तो उसके लिए आप ले लीजिए HCl। HCl से क्या मिलेगा आपको H प्लस एंड Cl माइनस। और यदि आप लेते हैं NaCl तो यहां से मिल जाएगा Na प्लस एंड। अब ये देखिए ये इक्वेशंस कैसे हैं, हमें चाहिए CH3COH, तो CH3 यहां से आ जाएगा, H हमें जो है यहां से आ जाएगा। तो ना तो हमें ये Na चाहिए और ना ही Cl चाहिए, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये पूरे के पूरे जो है ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे लिखेंगे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सबके वैल्यू हमको मालूम है। तो ये बताइए हमें चाहिए क्या CH3COH। तो CH3COH कैसा होगा, ये देखिए ये हमें मालूम नहीं है, तो यहां से हम वैल्यू ऐसा ले रहे हैं और हमें मालूम है कि CH3COH जो आयनाइज होता है वो ऐसा होता है CH3CO माइनस एंड H प्लस। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐसा एडजस्ट करें कि हमें ये इक्वेशन आ जाए, तो उसकी जगह हम मोलर कंडक्टिविटी CH3COH का लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमको CH3CO माइनस चाहिए, रहने देंगे इक्वेशन 1 को, इसको भी रहने देगा, इसको उल्टा कर देंगे बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस 3 हमको जो है यहां से मिल जाएगा। अब ये देखिए इनके सबके वैल्यूज हम ले लेंगे और यहां से हमें जो है ये जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, हम यहां पे लिखेंगे CH3COH। तो यहां पे मोलर कंडक्टिविटी पहला है CH3CONA का, प्लस मोलर कंडक्टिविटी है HCl का, माइनस मोलर कंडक्टिविटी है NaCl की। ये तीनों वैल्यू हमको ग्राफ से मिल सकते हैं, इसलिए जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोलरास लाने का भाई इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, एक एक इंडिविजुअल आयन का जो है आप ले लीजिए कैलकुलेशन, तो आप निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक टाइट्रेशन का छोटा सा फंड है, इसको मैं आपको बता देता हूं। चलिए जैसे मान लिए कि हम ये देखिए आप यहां पे आपने लिया है HCl। भाई टाइट्रेशन तो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन देखते हैं, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। ये टाइट्रेशन में क्या होने वाला है वो देखिए आप, पीएच वगैरह जो है वो तो हम लेंगे ही। यहाँ पे ये लास्ट कंटेंट आज का हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम जो है ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कंसेंट्रेट, ये जो है जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं
वो कौन सा है हमारे पास, HCl है। और इसमें जो है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं NaOH। तो देखिए पहले जो है HCl सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे मान ली हमने कंडक्टिविटी, दोनों तरफ हम कंडक्टिविटी ही ले रहे हैं। तो बताइए जब HCl यहाँ पे आयनाइज होगा तो हमें मिलता है H प्लस एन Cl माइनस, ढेर सारा HCl। और जब आप इसमें NaOH ऐड करते हैं, NaOH, तो ये हो जाता है NaCl प्लस H2O। मतलब जो कंडक्टिविटी जो है सबसे छोटा क्या है, H प्लस आयन है। H प्लस एंड OH माइनस आयन की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जंप कर करके जो है ये आगे बढ़ते हैं। जैसे H प्लस है, वाटर के अंदर क्या करेगा, OH माइनस से H2O बना के आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है HCl में H प्लस ढेर सारे थे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा थी। और ये देखिए कंडक्टिविटी अब जो है धीरे 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 ये कम हो रहा है। ये जो है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने HCl लिया है, ठीक है, और ये तो आपका जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो सबसे पहले देखिए 0 था, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू HCl सबसे ज़्यादा था। और जैसे जैसे NaOH आप ऐड कर रहे हैं, ये जो H प्लस है वो किससे रिप्लेस हो गया, सोडियम से। आपका H प्लस तो खत्म होते जा रहा है ना, तो खत्म होते जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है ग्राफ, और नीचे ग्राफ आ रहा है। और ये एक ऐसा वैल्यू आया वॉल्यूम ऑफ NaOH का जहाँ पे ये जो है मिनिमम कंडक्टिविटी हो चुका है। अब यदि मान लिए आपने थोड़ा सा और NaOH डाला, तो अब क्या होगा, ये NaOH जो है ये देगा Na प्लस एंड OH माइनस। तो अब जो कंडक्टिविटी है OH माइनस की वजह से बढ़ जाएगी। तो अब जो है हम देखेंगे ये जो है कंडक्टिविटी, तो यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू NaOH, और ये हो गया बाय एडिंग NaOH इन HCl। तो इस तरह से अलग अलग ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल ये अलग अलग हो जाती है, ठीक है। ग्राफ और भी हैं, चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपका KVPY के लिए, अच्छे से एग्जाम लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कल जो है आपका हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि KVPY के लिए आप समय ज़्यादा देना चाहते हैं, तो आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, लेकिन आप KVPY की अच्छे से तैयारी कीजिए। हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है कल का बहुत ही सिंपल है, हार्डनेस ऑफ वाटर पे है। आप नहीं भी अटेंड करेंगे तो चलेगा, लेकिन अटेंड कर लीजिए। ओके, बाय एवरीवन। बाकी रिकॉर्डिंग होने का कैसे